गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने यूनानी आक्रमण पढ़ लिया था। अब हम आज पढ़ेंगे मौर्य वंश। ठीक है, अब मौर्य वंश की पूरी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मौर्य वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। ठीक है, अब मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत आपको हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एमपीपीएससी मेंस में तो ये आपको लिखने को आ सकता है कि मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत क्या है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत। तो सबसे पहले ये मैंने चार्ट आप लोगों के सामने बना दिया है मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत का। तो सबसे पहले बात आती है ब्राह्मण साहित्य की। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत विष्णु पुराण यानी पुराणों से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। मुद्रा राक्षस ये विशाखा दत्त द्वारा रचित है। वृहत कथा मंजरी, ठीक है, ये क्षेमेंद्र द्वारा रचित है। अर्थशास्त्र ये चाणक्य द्वारा रचित है। कथा सरित सागर ये सोमदेव द्वारा रचित है। ये ब्राह्मण साहित्य जो हमें मौर्य वंश के बारे में बताता है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान, दीपवंश, महावंश, इन बौद्ध ग्रंथों से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व, ठीक है, कल्पसूत्र ये भद्रबाहु द्वारा रचित है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विदेशी इतिहासकार जैसे मेगस्थनीज के बारे में और अभी हम पढ़ेंगे। ये सेल्यूकस निकेटर का दूत रहता है। इंडिका नामक ग्रंथ जो है वो इन्होंने ही लिखा था। प्लूटार्क, जस्टिन, निरियाकस ये सब विदेशी इतिहासकार हैं। पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख, अशोक के अभिलेख हम पढ़ेंगे। ठीक है, सिक्के ये भी दर्शाते हैं कि भाई मौर्य वंश की जानकारी के बारे में इनसे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो ये जानकारी के स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोगों को विशेष तौर पर पता होना ही चाहिए। अब बात करते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। सिकंदर का भारत पर आक्रमण हो रहा था। उस समय मगध का शासक घनानंद था। तो घनानंद जो था बड़ा ही अत्याचारी और क्रूर शासक था। ठीक है, ये मगध के उत्कर्ष में मैंने आपको घनानंद के बारे में पूरा बताया है। तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर जरूर देखिएगा मगध का उत्कर्ष, उसमें आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे घनानंद को समझाने के लिए चाणक्य आते हैं। घनानंद था मंदबुद्धि, वो बात को समझता नहीं है, चाणक्य को महल से बाहर फेंकवा देता है। तो चाणक्य अपनी शिखा के केस खोलता है और कसम लेता है कि मैं तेरे वंश का समूल नाश न कर दूं तब तक मैं अपनी शिखा के केस नहीं बांधूंगा। ठीक है, अब चाणक्य ये प्रतिज्ञा करके आगे जा रहा होता है। तभी क्या होता है कि रास्ते में एक जो गोखरू निमाड़ में जिसे कहा जाता है का एक जो पौधा होता है वो रास्ते में उसमें कांटे होते हैं, तो वो उसे पैर में चुभ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, चाणक्य जो है उसे पहले जड़ से उखाड़ता है, पड़ोस वाले गांव में जाता है, वहां से मट्ठा छाछ वो मांग कर लाता है और उसकी जड़ जहां से उखाड़ी थी वहां पर डाल देता है। अब ये सारा घटनाक्रम एक किसान देख रहा होता है। वो किसान चाणक्य से कहता है कि देवता आपको यहाँ पर बेवकूफ तो नहीं नजर आ रहे हैं, आप विद्वान ही नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने ये जो क्रियाक्रम किया ये कुछ समझ में नहीं आया। तो वहां पर वो चाणक्य जो है वो किसान से कहते हैं कि मैं किसी भी समस्या का जब तक जड़ से नाश ना कर दूं तब तक मैं शांति से नहीं बैठता हूं। अगर मैं इसे सिर्फ जड़ से उखाड़ देता तो यहाँ पर क्या होता, ये फिर से इसकी जड़ें रह जाती, ये फिर से वापस पौधा बन जाता और फिर से तकलीफ होती। तो इसलिए मैं जब तक समस्या का समूल नाश ना कर दूं तब तक मैं शांति से नहीं बैठता हूं। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। आप लोग भी जब भी किसी भी समस्या या कुछ भी आप टॉपिक लेकर बैठें तो उस टॉपिक को पूरा खत्म कीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। चाणक्य आगे बढ़ते हैं तो वो कहां पर जाते हैं, एक बच्चा जो होता है वो सभी दोस्तों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, वो आगे देखते हैं कि एक बच्चा जो बैठा है पत्थर पर, उसके आसपास सभी दोस्त बैठे हैं और वो सभी दोस्तों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर चाणक्य जो है वो कहते कि हाँ यही बालक जो है यही सबसे सही बालक है, यही घनानंद का समूल नाश करेगा। ठीक है, चाणक्य
उस बालक के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या है क्या नहीं, आप कहाँ से हो। तो वहां पर वो बालक जो बताता है कि मैं उनके यहाँ पे दास हूँ, वहां से उसे खरीद कर ले जाते हैं कहां पर, चाणक्य तक्षशिला, और तक्षशिला में वहां पर उसे ट्रेन कर रहे होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की यौवन अवस्था के दौरान ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो सबसे पहले चाणक्य ने क्या किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को कहां पर भेजा, सिकंदर के पास। सिकंदर के पास भेजा और कहा कि भाई आप जाओ, सिकंदर से मदद मांगते हम, और घनानंद पर आक्रमण कर देंगे। सिकंदर लूटपाट करके चला जाएगा और हमें मगध का साम्राज्य हमें सौंप जाएगा। लेकिन सिकंदर की सेना व्यास नदी पार करने से मना कर गई थी, अतः सिकंदर इनकी मदद नहीं करता है। फिर चाणक्य फिर से एक अपनी मतलब बुद्धि से काम करते हैं और ये देखते हैं कि हमने सिकंदर के आक्रमण के दौरान देखा था भारत का पहला देशद्रोही शासक था आम्भी। ठीक है। तो चाणक्य ने कहा जब आम्भी एक विदेशी की मदद कर सकता है तो वो हमारी मदद भी कर सकता है। आम्भी था लालची। तो चाणक्य ने यहाँ पर आम्भी को कहा कि भाई मगध जो है जीतने के पश्चात हम आपको सौंप देंगे, आप हमारे साथ मिलकर घनानंद पे आक्रमण करो। तो यहाँ पर क्या होता है, आम्भी तैयार हो जाता है। लेकिन आम्भी के साथ में मिलाने से पहले भी चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य क्या करते हैं, सीधा मगध पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है। अब मगध जो कि उस समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी, उस पर आक्रमण कर दिया सीधे मुट्ठी भर सैनिकों के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने। तो बिल्कुल पराजय तो निश्चित है। तो वही हुआ, यहाँ पर दोनों बुरी तरह पराजित हुए। मात्र दोनों चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागे। वहां पर वो क्या देखते हैं कि एक बुजुर्ग महिला जो है, वो एक बुजुर्ग महिला की कुटिया थी, उस कुटिया के बाहर ये आकर उस बुजुर्ग महिला से पानी मांगते हैं। तो यहाँ पर वो बुजुर्ग महिला इन्हें पानी देती है और कहती है कि भूख लगी हो तो आप भोजन भी कर लीजिए, मैंने गरम गरम खीर बनाई है। तो अब इन दोनों को तो लगी थी भूख। अतः दोनों ने क्या किया कि उनसे कहा कि ठीक है माते, हम भोजन करने को तैयार हैं। तो यहाँ पर जैसे ही उस बुजुर्ग महिला ने इन्हें खीर लाकर परोसी, तो इन दोनों ने, अब ये तो थे सुबह के भूखे, ठीक है, अतः दोनों ने सीधे सेंटर में गरम गरम खीर के सेंटर में उंगली डाल कर खाने की कोशिश की। तो यहाँ पर वही हुआ, उंगली उनकी जल गई। तो यहाँ पर बुजुर्ग महिला ये सब घटनाक्रम देख रही थी। उन्होंने कहा कि तुम दोनों तो ऐसे बेवकूफी कर रहे हो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। तो दोनों के दोनों सन्न रह गए। फिर दोनों ने पूछा क्या माता, आखिर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य क्या बेवकूफी कर रहे हैं? तो वो वहां पर बुजुर्ग महिला जवाब देती है कि जिस प्रकार तुम दोनों ने सीधे गर्म हिस्से, सबसे ज्यादा गर्म हिस्से के बीच में उंगली डाल दी, ठीक है, जिससे तुम्हारी उंगली जल गई, ऐसे कैसे उन दोनों ने मगध की राजधानी पर आक्रमण कर दिया, जो कि सबसे सुरक्षित स्थान है। ठीक है, आइट साइड से अगर तुम खाते तो वह एक ठंडा स्थान था। ऐसे कैसे अगर वो दोनों मिलके छोटे छोटे राज्य जो राजधानी के हैं उनको जीतते, तो फिर शायद उम्मीद थी कि वो पूरे साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर लेते। तो यहाँ पर चाणक्य जो था, चाणक्य की बिना सेंटर फ्रेश खाए ही दिमाग की बत्ती जल गई। और फिर चाणक्य ने क्या किया कि बस अब इसी तरीके से कार्य करना है। फिर आम्भी को अपनी ओर मिला के दोनों ने मिलकर मगध पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब मगध पर आक्रमण हो गया। फिर आम्भी जो है, आम्भी को मतलब चाणक्य जानते थे कि अगर आम्भी जीत गया, मतलब आम्भी को हमने मगध का साम्राज्य सौंप दिया, तो सबसे पहला कार्य वो हम दोनों की बलि ही चढ़ाएगा। अतः सबसे पहले विष कन्या के द्वारा आम्भी को मार दिया गया। ठीक है, चाणक्य द्वारा ये कार्यक्रम किया गया। आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखते हैं कि चाणक्य जो है यहाँ पर घनानंद को बांधकर किसके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य के सामने लाया जाता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय, उन्होंने कहा कि भाई हम निहत्थे पर वार नहीं करते। अतः अब चाणक्य ने तो प्रतिज्ञा ली थी, तो अब यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य भरी सभा में कह देते हैं कि इन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन अब बात यह थी कि चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन चाणक्य जो था वो राजा की अवज्ञा भी नहीं कर सकता था। अब चाणक्य यहाँ से बुद्धिमानी से काम करते हैं। चाणक्य कहते हैं जो आज्ञा, ठीक है, बिल्कुल राजा की आज्ञा का पालन करते हैं बिल्कुल, पर साथ ही अपने 4 बॉडीगार्ड भेज देते हैं इनको। जैसे घनानंद को तड़ी पार कर दिया गया, तो जैसे ही राज्य की सीमा से बाहर घनानंद होता है, तुरंत 4 बॉडीगार्ड जो चाणक्य ने भेजे थे वो घनानंद का सिर कलम कर देते हैं। ठीक है, अब घनानंद का सिर कलम, भाई राजा का आदेश जो है वो राज्य की सीमाओं के अंतर्गत ही माना जाता है, राज्य की सीमाओं के बाहर नहीं। ठीक है, तो वहां पर राजा की बात भी रख ली गई और चाणक्य की प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई। ठीक है, इसलिए चाणक्य को इतना बुद्धिमान कहा जाता है। ठीक है,
अब यहां पर क्या था, एक और बड़ी समस्या चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाने से पहले, वो समस्या क्या थी, तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य की जाति को लेकर पहले ही विवाद, सारे ब्राह्मणों ने कह दिया कि हम जो है एक निम्न जाति के व्यक्ति को गद्दी पर स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, तो चाणक्य थे बुद्धिमान, चाणक्य ने कहा कि कल जो है एक मीटिंग, एक सभा बुलाई जा रही है, उसमें सभी ब्राह्मण आते हैं, अगर आप मुझे वाद विवाद में हरा दोगे तो मैं चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर नहीं स्वीकारूंगा। ठीक है, अब एक तरफ चाणक्य, ठीक है, थेनोस की तरह, और सामने सारे ब्राह्मण, ठीक है, एवेंजर्स की तरह। लेकिन अब क्या बात होती है कि यहाँ पर सभी ब्राह्मण कहते हैं कि ये निम्न जाति का है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो चाणक्य कहते हैं कि पृथ्वी को कौन से वर्ण में रखा गया है। ठीक है, तो ब्राह्मण उत्तर देते हैं कि पृथ्वी को निम्न वर्ण में रखा गया है, शूद्र वर्ण में। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पृथ्वी को शूद्र वर्ण में रखा गया है। तो यहाँ पर चाणक्य कहते हैं कि भाई पृथ्वी को हम अपनी माता मानते हैं, इस धरती को अपनी मां मानते हैं, तो उस हिसाब से तो हम सभी शूद्र हैं। तो इस बात को एक भी ब्राह्मण काट नहीं पाया, और इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम अखिल भारतीय सम्राट यानी चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। प्रथम अखिल भारतीय सम्राट कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, अब 22 वर्ष की आयु में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य 25 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठते हैं। 25 वर्ष की आयु विशेष तौर पर याद रखिएगा। और 322 बीसी, ठीक है, कब गद्दी पर बैठे थे, तो 322 बीसी में ये गद्दी पर बैठे थे, 25 वर्ष की आयु में। इनका साम्राज्य कितना बड़ा था, तो अगर इनके साम्राज्य की हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था, ठीक है, तो यहां पर इधर साउथ में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है, गुजरात भी इसी में शामिल था। ठीक है, जम्मू कश्मीर भी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। इधर गांधार वाला एरिया भी चंद्रगुप्त मौर्य, और ये बंगाल वाला एरिया भी जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य में ही शामिल था। ठीक है, इतना बड़ा साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का, यह विशेष तौर पर याद रखिएगा, काफी बड़ा साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, बाद में इन्होंने राजधानी का विस्तार भी किया था। ठीक है, और पाटलिपुत्र जो थी, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अब यहाँ पर क्या होता है, प्लूटार्क एक विदेशी इतिहासकार हैं। प्लूटार्क कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना के साथ पूरे भारत को रोन डाला था। ठीक है, पूरे भारत को रोन डाला था, प्लूटार्क ये बात कहते हैं। ठीक है, तो आप विशेष तौर पे ये भी याद रखिएगा। अब क्या होता है कि हमने सिकंदर के आक्रमण के समय एक बात पढ़ी थी कि सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, अब सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के मरने के पश्चात उसके सपने को पूरा करने के लिए फिर से विश्व विजय की कामना लेकर आगे बढ़ता है, और वो फिर से भारत की ओर आता है। ठीक है, अब भारत पर इस समय किसका राज है, चंद्रगुप्त मौर्य का। अब चंद्रगुप्त मौर्य से फिर उसका टकराव होता है। तो 305 बीसी में, ठीक है, याद रखिएगा, 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण करता है। और यहां पर क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य पूरी तरह पराजित करता है किसे, सेल्यूकस निकेटर को। अभी पराजित होगा। अब यहां पर चाणक्य इस बात को जानते थे कि भाई ये भविष्य में फिर से सेना संगठित करके आएगा और फिर से आक्रमण करेगा। तो चाणक्य ने यहां से बुद्धिमानी से काम किया। चाणक्य ने एक संधि का प्रस्ताव रखा, उसके अंतर्गत इनकी पुत्री, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। ठीक है, और दहेज स्वरूप हमें कुछ क्षेत्र भी प्राप्त हुए। ठीक है, तो हमें दहेज स्वरूप कुल 4 क्षेत्र प्राप्त हुए, जैसे मकरान, ठीक है, मकरान को जेड्रोसिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पे दूसरा जो था एरिया को हेरात भी कहा जाता है। ठीक है, एरिया, हेरात, फिर काबुल, और एक जो नगर था काबुल के बाद में अगला था अराकोसिया या कंधार, इसे अराकोसिया भी कहा जाता है। ठीक है, और काबुल को पेरिपिसदाई भी कहा जाता है। ठीक है, इतने क्षेत्र हमको दहेज स्वरूप भी प्राप्त हो गए, और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 1000 हाथी गिफ्ट किए गए, किसको, सेल्यूकस निकेटर को।
ठीक है। तो इस कूटनीतिक संधि द्वारा हमें विभिन्न क्षेत्र भी यहाँ के प्राप्त हुए और दोबारा फिर कभी सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। ठीक है। अब यहाँ पर दौत्य संबंध भी स्थापित हुए। सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक दूत भारत भेजा, उस दूत का नाम है मेगस्थनीज। ठीक है। और मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इंडिका के रचयिता कौन है, तो मेगस्थनीज है। ठीक है। दरअसल मतलब इंडिका इन्होंने कोई इसे नाम से नहीं लिखी थी, दरअसल इनका जो विवरण है वो इंडिका में इंडिका नाम से संकलित किया गया है। ठीक है। तो यह आप विशेष तौर पर याद रखिएगा कि इनका जो विवरण था, इंडिका कोई बुक मिली नहीं है, इसके विवरण को इंडिका नामक बुक में संकलित किया गया है। ठीक है। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये प्रथम अखिल भारतीय सम्राट बनकर गद्दी पर बैठ गए। लेकिन अब घटनाक्रम होता क्या है कि चाणक्य का बहुत ज्यादा कंट्रोल था चंद्रगुप्त मौर्य पर। ठीक है। अब बहुत ज्यादा कंट्रोल से मतलब क्या है, जैसे कि भाई राजा को सिर्फ धार्मिक अवसरों या कुछ ही कार्यों के समय बाहर निकलना चाहिए। ठीक है। राजा एक रात में लगभग उनके 12 मतलब बिस्तर चेंज होते थे। ठीक है। राजा को एक ही जगह पर सोना नहीं चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य भाई, क्योंकि अगर राजा एक ही कमरे में लगातार सोता रहेगा तो यहाँ पर उस पर आक्रमण होगा, तो आक्रमणकारियों को पता होगा कि भाई उसी कमरे में ये सोया हुआ होगा। अतः राजा को बार बार बिस्तर चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है। कमरे चेंज करते रहना चाहिए। तो अब यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य अब भाई परेशान, भाई यहाँ पर आया एक कमरे में, थोड़ी बहुत देर व्हाट्सएप वगैरह चलाया नहीं चलाया, और सैनिक आकर कहते थे चलो महाराज अगले कमरे में सोना है। ठीक है। अगले कमरे में पहुंचे, भाई थोड़ी देर फेसबुक ओपन की नहीं की और इतने में सैनिक आ जाते थे, कहते थे कि चलो महाराज अगले कमरे में सोना है। चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा परेशान। ठीक है। अब यहाँ पर यह था कि गुरु का आदेश का बिल्कुल पालन होता था, कभी ऐसा मौका नहीं आया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु के आदेश का पालन न किया हो। ठीक है। लेकिन अब वो बेचारा परेशान हुआ। तो 298 बीसी में अपने पुत्र बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार को गद्दी सौंप कर कहां पर जैन धर्म स्वीकार करके भद्रबाहु के साथ में दक्षिण चले जाते हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अब दक्षिण चला गया और चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण जाते वहां पर श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर संधारा संलेखना प्रथा के द्वारा अपने प्राण त्याग देते हैं। ठीक है। ये आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अपने प्राण त्याग दिए। इस विधि में यही रहता है कि जैन धर्म की एक विधि होती है ये, इसके अंतर्गत जब अपने को लगता है कि हाँ अब अपने प्राण शरीर को त्यागने वाले हैं, उस समय हम खाना पीना वगैरह सब छोड़ देते हैं। ठीक है। एकदम मतलब कठोर उपवास जो रहता है वो करते हैं। तो बस उसी उपवास के द्वारा जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने क्या किया कि अपने प्राण त्याग दिए। इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात उनका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठता है। ठीक है। क्लियर। तो चंद्रगुप्त मौर्य में इतनी इंपॉर्टेंट बातें थे, आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। ठीक है। इनसे ये क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि प्रीलिम्स मेंस सभी में आप लोगों को काम देगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बिंदुसार और अशोक इन पे चर्चा करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।